समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की खबर भी तेज चल रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगाया है। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत दौरा था और वह किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। सीएम धामी द्वारा कहा गया है कि इनका दिल्ली दौरा एक व्यक्तिगत दौरा था और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था। तो वही खबर उधम सिंह नगर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा समय फर्जी अस्पतालों और लैबों पर कार्रवाई की जाती रही है। तो ऐसे में आज एक बार फिर क्षेत्र में चल रही खुशी पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। तो वहीं एक संदिग्ध अल्ट्रासाउंड मशीन पाए जाने पर मशीन और पैथोलॉजी लैब को प्रशासन द्वारा सीज किया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। तो वहीं उप जिला अधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया है कि खुशी पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जाते थे और ये शिकायत भी थी जो मशीन है वो इनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। देखिए, आपने एक बात बोली अपने प्रश्न में, अवैध। हम किसी भी अवैध चीज़ का समर्थन नहीं करते। कानून सम्बद्ध चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन केवल मदरसे नहीं होने चाहिए। जो शिक्षा से जुड़े, हमने पहले ही कहा था। आगे बढ़ेंगे जहां खबर देहरादून से। आपको बता दें, राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। तो इस सीएम धामी ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखे। तो वही सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, सीएम ने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। वही खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। तो वहीं इस बीच ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर भविष्यवाणी भी की है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार का विस्तार पूरी तरह से युवा चेहरों पर केंद्रित होगा और इसमें 2 से 3 महिलाओं की भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। साथ ही कहा कि पंचांग के अनुसार इस बार उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार में नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक पहले मंत्री रह चुके हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। साथ ही खंडूरी ने कहा कि इस बार का कैबिनेट विस्तार युवाओं का होगा। इसमें पहली बार विधायक बने नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, जो भविष्य में सरकार के लिए मजबूत आधार बनेंगे। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि उत्तराखंड की जो निरंतर कई लंबे टाइम से अगर सरकार स्थिर होती है तो सरकार में जो दायित्वधारी होते हैं या सरकार के अंदर जो नुमाइंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं कई बार अस्थिरता का द्योतक रहते हैं। बहुत लंबा पारी नहीं खेल पाना, कई परिस्थितियों से घिर जाना, तमाम उलझन और परेशानियों से रहना। लेकिन अगर मैं नई बात करूं कि अब सरकार का रह गया मात्र 1.5 या 2 साल, इन 1.5-2 सालों के लिए जो सरकार नए नुमाइंदे लाने वाली है, नए मंत्रियों को अधिकार और दायित्व देने वाली है, इसमें मुझे कुछ पक्ष ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें एक तो युवा चेहरे आने वाले हैं, युवा चेहरे आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई पुराना व्यक्तित्व है भाई, पुराना
नामधारी मंत्री रहा, बहुत लंबे टाइम तक विधायक रहा या कई सालों से विधायक बन के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एकदम नए चेहरे सामने आएंगे। और दूसरा, महिलाओं को, जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको भी अधिकार मिलने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप मानते हैं कि 5 सीट होने वाली हैं तो 2 या 3 सीट निश्चित महिलाओं की झोली में जाने वाली है। तो ऐसा निश्चित ही ये सरकार में होने वाला है। ये ठंडा प्रदेश है और यहाँ ठंडे, शीतल, सरल स्वभाव के लोग, जो केवल कार्य पर ध्यान देने वाले लोग, ऐसे लोगों को मौका मिलने वाला है और बड़ा चमत्कारी ये सब देखने को मिलेगा, जिनके लिए लोग सोच नहीं सकते हैं। ऐसे चेहरे आप लोगों को देखने को अवश्य मिलेंगे। तो वही मंत्री पद से हटाए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित संतोष खंडूरी हमारी चैनल हेड अवनीश प्रेमी ने उनसे खास बातचीत की है। तो वही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री पद से हटाए गए प्रेमचंद अग्रवाल के हम आवास पर हैं और ख़ास बात यह है कि R2 इसको नाम दिया गया है और इसमें किस तरह की खामियां हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी मंत्री यहां पर रहा है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस समय मेरे साथ पंडित संतोष खंडूरी जी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार क्या कमियां इसमें हैं। पंडित जी, देखा जाए तो किस तरह की कमियाँ इस आवास में हैं? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम अपने राज्य की स्थिति को जानते हुए और इन सब चीज़ों को जानने के बाद जो मुझे आज इस राज्य की अस्थिरता और राज्य में जो भी मंत्री दायित्व हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री के दायित्व जिनके पास थे, ये तमाम दायित्वधारी जितने भी बड़े पद, गरिमामय पद थे इस राज्य के, वो हमेशा खतरे में दिखाई दिए। उसके पीछे देखिए, जीवन में जब अस्थिरता तब आती है जब आप स्थिर भवन पर न हो, जब आपका स्थिर चित्त न हो, स्थिर बुद्धि न हो, और कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी क्यों होता है। एक बहुत बड़ा समाज आपका विरोध करता है, एक बहुत बड़ी दुनिया आपका विरोध करती है, आपके विचारों का विरोध करती है, आपके कार्य करने, आपके कार्यकलाप का विरोध करती है। इसके पीछे का कारण क्या है? आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, तो आपने आभास क्या है, आपको क्या लगा? मैं वहीं आपको ले जाऊंगा, क्योंकि वस्तु स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, जिसका लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन ठीक नहीं है, आप रह कहाँ रहे हैं, उस घर का, उसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा है, उसमें भूमि भवन का प्रभाव कैसा है, उसमें स्थितियां कैसी है। मैं देख रहा हूं, पहली बात तो इस भवन का दक्षिण मुखी है और भवन के द्वार के आगे भवन का द्वार है। ये आपस में ही उलझे रहेंगे। इनका मंतव्य, इनका चिंतन, इनकी बुद्धि आपस में ही प्रतिद्वंदिता रहेगी, आपस में ही कुछ न कुछ ऐसा भाव बना रहेगा जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी रहेंगी। तो मेरा सिर्फ ये है कि पहले तो वस्तु स्थिति ठीक करें। वस्तु स्थिति का मतलब वास्तु ठीक करें, ग्रह नक्षत्रों को ठीक करें। अगर हम बात करें इसी भवन की, तो उत्तर पूरब की तरफ से जो भवन का फ्रंट खुला हुआ है, वहाँ इतने बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष खड़े हैं। उसकी पूरी प्रथम छाया, जो कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण भवन पर पड़े तो वास्तु दोष आता है, तो वो वास्तु दोष है। दक्षिण मुखी है, द्वार के सामने द्वार है। तो ये तमाम जो समस्याएं आप देख रहे हैं, ये समस्याओं के पीछे का जो कारण है, वो पूरी तरह भवन का जो वास्तु है वो ध्वस्त है, बिल्कुल अस्थिर है, ठीक नहीं है। इसीलिए मनस्थिति ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज से, या बीजेपी ये किसी भी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, कोई वो आज ही जो है इस दायित्व पर आए, बहुत लंबे समय से काम करके आ रहे हैं और पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे दायित्व उनके पास रहे। लेकिन आज अगर हम बात करें कि जिस भवन पर आप रह रहे हैं उसकी वस्तुस्थिति ठीक होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे में हमारे राज्य की भी वस्तुस्थिति खराब हो रही है। और ऐसे कारण में ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें राज्य का आर्थिक नुकसान है और जनता का नुकसान है और राज्य सरकार का नुकसान है। मैं कहता हूं कि पहले इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, तभी हमारा राज्य सुचारू रूप से हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, हर प्रकार से ठीक प्रकार से चलेगा। किस तरह की खामियां नजर आई इस आवास मेरे को बहुत बड़ी खामियां दक्षिण मुखी है। बताइए, उसमें किसी प्रकार का ब्लॉगर नहीं है। दक्षिण मुखी द्वार ब्लॉगर होता है, वो नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार की तार नहीं लगे हुए हैं। और ईशान कोण में जो है आपके बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष खड़े हैं, उनकी छाया वहां पड़ रही है। क्या सोचेगा, क्या विजन ही खत्म है।
अपने आप में उलझने वाली बात है, अपने आप में फंसने, मुसीबतों में जाने वाली बातें हैं। तो इसीलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप कितना पूजा पाठ को, ऊपर से जब आपके ऊपर कृपा नहीं आ रही है, आपके ऊपर एक ऊर्जा नहीं आ रही है, और वैसे भी ये राज्य ठंडा प्रदेश है, शांत प्रदेश है, यहाँ शीतलता, सरलता और सौम्यता यहाँ इस देश को स्वीकार्य है। तो क्या परिवर्तन होना चाहिए इसमें देखा जाए तो, क्योंकि आगे भी कोई ना कोई आएगा जरूर। देखिए, पहली बात तो इस घर का वास्तु ठीक होना चाहिए। ये दक्षिण द्वार है, सामने भी मैं देख रहा हूँ द्वार खड़ा है, तो ये आपस में द्वार टकरा रहे हैं। यहाँ पे एक आक्रोश, एक द्वंद्व, एक कलह, एक क्लेश निश्चित बना रहेगा। और इस भवन में जितने भी आज तक जो भी अधिकारी या जो भी मंत्री रहे होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए होंगे, और यही रिकॉर्ड अभी तक हम देख भी रहे हैं कि जो भी इस भवन में रहा उन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया। मतलब वास्तु ठीक किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें वास्तु ठीक किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य का आर्थिक नुकसान है, और पब्लिक का नुकसान है, जनता का नुकसान है, सरकार का नुकसान है। इसलिए मैं चाहता हूं इसकी जल्दी से जल्दी भरपूरी की जाए। ये थे पंडित संतोष खडूर, जिसका साफ तौर पर कहना था कि वास्तु ठीक नहीं। यही कारण है कि इस आवास में जो भी रहा उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, और भविष्य में भी इस तरह के हालात रहेंगे अगर इसका वास्तु नहीं बदला गया तो। देहरादून से कैमरामैन हर्ष सुनियाल के साथ अवनीश प्रेमी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है वह शिकायतों का निस्तारण करने में देरी ना करें, सीएम द्वारा कहा गया है। जहां सीएम धामी ने कहा है कि L1 स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है, और अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिस स्तर की समस्या है उस स्तर पर अधिकारी को उस समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि उसे पेंडिंग रखकर समस्या छोड़नी चाहिए। L1 के स्तर पर 36 दिनों का एक समय सीमा तय की गई है जहां पर शिकायत आती है, और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहां से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है, और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ हैं उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है, और सभी को 100 को देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए कि L1 के स्तर पर, L2 के स्तर पर, यानी कि कोई अगर तहसीलदार या SDM के स्तर की समस्या है तो उसको जिलाधिकारी या कमिश्नर के यहाँ नहीं आना चाहिए। जो जिलाधिकारी कमिश्नर के यहाँ पर जो चीज़ों का समाधान हो सकता है वो शासन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए सबको जिम्मेदारी तय की है, और अगली बैठक के लिए हमने कहा है कि जो भी पेंडेंसी है उसका तुरंत निस्तारण करें सब। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। तो ये आपको बता दें, इस बार आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन होंगे, तो वहीं 60% ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। आपको बता दें, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। तो वही यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश में केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वही चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले शुरू होंगे। तो वही श्रद्धालु अगर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर का टिकट किस तरह की तैयारी आप लोगों की है, तो इस बार यात्री को दिक्कत ना हो दर्शन के लिए किस तरह के प्रबंध आपने किए? देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम के कपाट है वो 30 अप्रैल को खुल रहे हैं, केदारनाथ के 2 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। तो इसी के दृष्टिकोण से आज एग्जैक्ट 40 दिन पहले यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की गई है, सुबह 7 बजे से हुई है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए घर बैठे भी ये सुविधा उनको मिलनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से कपाट खुलने के 40 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी पिछले 5 घंटे में ऑलमोस्ट 57,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर लिया है। वही खबर रुड़की से है, जहां ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव पर सड़क निर्माण के नाम पर 9 लाख से अधिक राशि ग्राम निधि से गलत तरीके से निकालने का आरोप लगाया है। तो वही मामले की शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी से की गई। साथ ही प्रधान संगठन के बैनर तले ग्रामीणों ने ब्लॉक में धरना भी दिया।
वहीं आपको बता दें कि रुड़की ब्लॉक के ग्राम पंचायत किशनपुर जमालपुर की ग्राम प्रधान प्रवीण बानो के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा की गई शिकायतों के बाद उनका निलंबन किया गया था। तो वही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तहसीन के अनुसार 8 और 9 मार्च को अवकाश था, उसके बावजूद उनके द्वारा कोर्ट के यह आदेश ग्राम पंचायत अधिकारी और एडीओ पंचायत को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए गए थे। चाहे ब्लॉक कोई सा भी विभाग हो, हरिद्वार जिले की जनता की भोली भाली जनता की कमाई, खून पसीने की जो कमाई है उसे लूटने में लगा गया। यहाँ भी एक ये भ्रष्टाचारी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसे लेकर आज यहाँ के प्रधान किशनपुर के यहाँ धरने पर हम सब लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांति। वहाँ पे जो काम किया गया वो सब फर्जी और मजदूर 52 मजदूर उन्होंने दिखाए, 52 जबकि 400 मीटर रोड है, 400 मीटर सीमेंटेड रोड में 52 मजदूर एक दिन में लगा देंगे उसे। तो हर तरफ से जिस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर की भी अवमानना अधिकारी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर जहां विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इसको कार्रवाई को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस जहां सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार के मुखिया इसे सही ठहरा रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भूमि में ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को मान्यता नहीं दी जाएगी जो नियम विरुद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक देवभूमि से एक भी अवैध निर्माण हटा नहीं लिया जाता है। वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने दूसरे राज्यों के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर ली हैं। तो वहीं अवैध खनन के वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। तो वहीं अनुपमा रावत ने अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम हरिद्वार ऑफिस पर भूख हड़ताल सत्याग्रह करने की चेतावनी भी दे डाली। तो वहीं हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारी और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें धामी सरकार के 3 साल की कार्यकाल पूरे होने पर 23 मार्च को संपूर्ण जिले में स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजन किए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। वहीं बैठक में अपर जिलाधिकारी पिंचाराम चौहान ने बताया कि राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर पूरे जिले के विभिन्न विधानसभाओं में स्वास्थ्य कैंप और बहुउद्देशीय शिविर सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो वहीं योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा किए जाने वाले आवेदन भी लिए जाएंगे। आपको बता दें मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के 3 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है। वहीं आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इस पर सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। आपको बता दें जिसमें संगठन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। वहीं प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। ऐसे में प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि 22 मार्च को अल्मोड़ा में और 23 मार्च को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता निभाएंगे। तो वहीं इसके अलावा 23 मार्च को सभी जिला मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मंत्री, प्रभारी मंत्री और सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और ब्लॉक स्तर पर भी सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें दायित्वधारी विधायक और पूर्व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। बता दें ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया है कि नैतिकता का पाठ पढ़ने वाली कांग्रेस शायद भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी।
तो वही केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी, जहां उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नए नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार के विकास कार्यों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेत्री ने कहा है कि 3 सालों में बीजेपी की सरकार सिर्फ एम फैक्टर पर ही फोकस करती है। तो वही कांग्रेस नेत्री ने कहा कि यूसीसी कानून का ढोल पीटने वाले सरकार भी राज्य में इस कानून को नहीं दे पाए, जहां विकास ना तो कभी किताबों में छपता है और ना ही उसकी गाथा गाई जाती है, बल्कि जनता खुद विकास के कामों से लाभान्वित होते हुए नजर आती है। लेकिन 3 साल में बीजेपी सरकार विकास करने में असफल साबित हुई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।